नमस्कार साथियों, मैं हरिंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे E70 ब्रेक सिस्टम युक्त 3 फेज लोको के न्यूमेटिक सर्किट की, कि 3 फेज लोको में यदि E70 ब्रेक सिस्टम लगा है तो उसका न्यूमेटिक सर्किट कैसे है, किस प्रकार से काम करता है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एसी लोकोमोटिव को एनर्जाइज करने के लिए हमें पेंटो को रेज करना पड़ेगा और बीसीबी क्लोज करना पड़ेगा। तो चाहे पेंटो रेज करना हो, चाहे बीसीबी क्लोज करना हो, दोनों ही कामों के लिए हमें बिजली और हवा की ज़रूरत होती है। तो बिजली तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है बैटरी से, और हवा के लिए क्या किया गया है कि लोको में एक बेबी कंप्रेसर लगाया गया है जिसका नाम है CPA। एक मोटर ड्राइव कंप्रेसर है, उसकी मोटर का नाम है MCPA। तो ये इसकी शाफ्ट पे ही लगा है CPA। तो जब कभी भी हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करते हैं तो यदि हमारा RS प्रेशर कम है तो ये बेबी कंप्रेसर स्वतः ही चलने लगता है। इसका कारण ये है कि इसमें बेबी कंप्रेसर का स्विच नहीं लगाया गया है, बल्कि बेबी कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या लगा दिया, एक प्रेशर स्विच RGCPA। तो अगर RS प्रेशर हमारा 6 kg या उससे कम है तो यह ऑटोमेटिक चलने लगेगा। और जब ये चलेगा तो क्या करेगा कि वातावरण से हवा को खींचेगा और उसे डिलीवरी लाइन में डिलीवर करेगा। तो ये डिलीवरी लाइन में यहाँ से डिलीवर करने के बाद आप देखिए कि ये देखो 3 जंक्शन इसके बन रहे हैं। एक तो जा रही है इधर, तो ये चली जाएगी RS टैंक में। ये RS टैंक को चार्ज करने लगेगा बेबी कंप्रेसर की हवा, और जो भी प्रेशर होगा वो आपको RS गेज में दिखाई देगा। दूसरा, ये वाली लाइन पे आप देखिए कि RGCPA प्रेशर स्विच को भी इसी लाइन से सप्लाई मिलेगी। साथ ही साथ BCB का कटआउट को खुले रहने पर यह हवा BCB कॉन्टेक्टर पे भी पहुंच जाएगी। और इस वाले तरफ देखिए आप, तो ये ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर जाने पर इसके 2 पाथ हैं, एक ऊपर भी है, एक नीचे है, एक इधर है। तो नीचे वाले में आप देख रहे हैं कि ये जो है NRB उल्टे डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हवा की सप्लाई हमारी इधर नहीं जा सकती है बेबी कंप्रेसर की। अब ये कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। अगर IG38 हमारा नॉर्मल पोजीशन में लगा हुआ है तो ये सप्लाई पहुँच जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर, और साथ ही साथ इसके थ्रू ये सप्लाई यहाँ भी पहुँच जाएगी और यहाँ भी पहुँच जाएगी। अब आपकी कैब के अकॉर्डिंग जब आप ZPT को प्रेस करेंगे तो आपके पेंटो के इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होंगे। तो जब ये पेंटो के इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होते हैं तो जो हवा की सप्लाई यहाँ रुकी हुई है, इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसके एनर्जाइज होने से रास्ता खुलता है, और जब ये रास्ता खुलता है तो इसके जो रास्ता बंद था उसको इस प्रकार से दबाता है कि इसका कनेक्शन ऐसे इधर हो जाएगा। ये जो हवा है सिर्फ कंट्रोलिंग करने के लिए आई है इस रास्ते को, और ये रास्ता तभी कंट्रोल होगा, ये तभी खुलेगा जब हमारा ये इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होगा। अगर पेंटो 1 का इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होगा तो हवा इस रास्ते में जाएगी, और पेंटो 2 का इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होगा तो हवा इधर जाएगी। अब इस रास्ते में पहला कॉक लगा है पेन 1 का, अगर ये कॉक खुला होगा तो ये हवा पहुंचेगी यहाँ, और अगर पेन 2 इधर वाले में जा रहा है तो पेन 2 कॉक खुला होगा तो हवा इधर पहुंच जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि एक समय में या तो हवा इस पाथ पर जाएगी या इस पाथ पे वो जाएगी पेंटो के इलेक्ट्रोवाल्व के एनर्जाइज होने की स्थिति पर, कि कौन सा पेंटो का इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज हुआ है। अब जब ये हवा जाएगी तो ये थ्रॉटल वाल्व से जाएगी। अब थ्रॉटल वाल्व इसको धीरे धीरे रिलीज करेगा, जिससे यह जाएगी पेंटो की सर्वो मोटर में, और पेंटो हमारा धीरे धीरे 3 स्टेप में रेज होगा। ये पेंटो का प्रेशर स्विच लगा हुआ है। ये पेंटो के प्रेशर स्विच 5.5 kg पर पिकअप होते हैं और 4.5 kg पर cm² के प्रेशर पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है कि अगर पेंटो का 2 नंबर इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होगा तो हवा इस रास्ते पे जाएगी, और सर्वो मोटर नंबर 2 में हवा पहुंचेगी थ्रॉटल वाल्व से, और ये पेंटो को 3 स्टेप में रेज कर देगा। तो इस तरीके से साथियों हमारा ये
CPA का न्यूमेटिक सर्किट है। अब इसमें कभी अगर प्रेशर नहीं बन रहा है, बेबी कंप्रेसर हमारा चल रहा है, उसके बावजूद भी RS प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि CPA का ड्रेन कॉक खुला हो, तो अगर CPA का ड्रेन कॉक खुला है तो उसे हम बंद कर दें। इसका जो CPA का सेफ्टी वाल्व है जो कि 8.5 kg पर सेट है, ये माल फंक्शनिंग कर रहा हो। ये इसलिए लगाया गया है कि अगर कहीं ये NRV चोक हो जाए तो अगर जब भी इस पाइपलाइन में हवा का प्रेशर 8.5 kg या उससे ऊपर होगा तो ये एक्सेस प्रेशर को वातावरण में डिस्चार्ज कर देगा और CPA की सुरक्षा करेगा। लेकिन हो सकता है कि ये माल फंक्शनिंग कर रहा हो, तो ऐसे में हम इसे टैप करें। इसके बाद आता है कि हमारा ये सप्लाई इधर गई है, हो सकता है कि पैन 1 के खुले रहने पर इधर वाले सर्किट में सर्वो मोटर से लीकेज हो या थ्रॉटल वाल्व से लीकेज हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, संबंधित पैन के कॉक को बंद कर देंगे और दूसरे वाले पैंटों को रेज करके कार्य करेंगे। अब हमारा RS प्रेशर बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि पैंटों को रेज कर लेंगे और BCB क्लोज कर लेंगे। तो जब हमारा BCB क्लोज हो जाएगा तो BLCP की ऑटो पोजीशन में हमारे मेन कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएंगे। तो मेन कंप्रेसर हमारे मोटर ड्राइव कंप्रेसर हैं जो कि 3 फेज AC इंडक्शन मोटर से ऑपरेट होते हैं। इन्हीं की रोटर पे, इन्हीं मोटरों की रोटर पे ये शाफ्ट पर बंधे होते हैं, रोटर शाफ्ट पे। तो जब ये CP1 का MCP1 और CP2 का MCP2 मोटर है, तो जब भी ये CP चलेंगे जो कि 3 सिलेंडर के रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं, तो ये क्या करेंगे, वातावरण से हवा को खींचेंगे, उसे कंप्रेस करके डिलीवर करेंगे और आफ्टर कूलर इन्हें हवा को ठंडा करेगा और ये NRV से होते हुए इस कॉमन पाइपलाइन में पहुंचेंगे ये हवा। और कॉमन पाइपलाइन में पहला जो कंपोनेंट मिलेगा वो CDC मिलेगा। CDC सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्ट कलेक्टर है, हवा की गंदगी को साफ करने वाला। उसके बाद ये हवा पहुंचेगी MR टैंक नंबर 1 में और यही MR टैंक नंबर 1 की हवा जाती है MR टैंक नंबर 2 में। अब MR1 की हवा MR2 में जाने के रास्ते में क्या लगा हुआ है, एयर ड्रायर। तो एयर ड्रायर के साथ ही आप लोग जानते हैं कि 3 कटआउट कॉक होते हैं। अगर D इन और D आउट खुला है और D ऑफ बंद है तो जो MR1 की हवा MR2 में जाएगी वो एयर ड्रायर से होते हुए जाती है, और अगर ये बाईपास है तो ये बिना एयर ड्रायर से होते हुए जाएगी। बाईपास की कंडीशन में ये वाला हम खोल देते हैं कॉक और ये दोनों कॉक बंद कर देते हैं। अब ये MR टैंक नंबर 2 में हवा आ गई। MR टैंक नंबर 2 की डिलीवरी पे जो कटआउट कॉक लगा है इसका नाम है 94 नंबर कॉक। अगर ये 94 नंबर कॉक खुला है तो ये हवा लाइन फिल्टर से होते हुए SA9 के सर्किट में चली जाती है और यही हवा हमारे ब्लेंडेड वाल्व पे भी अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E70 ब्रेक सिस्टम में कि जो MR2 की हवा है वो केवल SA9 के सर्किट को दी गई है लोको ब्रेक सिस्टम के लिए। अब MR1 की हवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, तो MR1 की एक हवा तो आपकी MR2 में जा रही है, एक इस्तेमाल तो ये है। दूसरा इस्तेमाल क्या है कि ये लाइन फिल्टर से होते हुए, लाइन फिल्टर का काम है हवा को क्लीन करना, ये हवा यहाँ जाएगी, क्योंकि NRV इस डायरेक्शन में लगा है तो ये AR को भी चार्ज करेगी, ऑक्सिलरी रिजर्वायर को, और ये हवा सीधे इस पाथ पे जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हवा इस पाथ पे भी चली जाएगी, इस पे भी चली जाएगी और इस पे भी चली जाएगी। जंक्शन है, T लगा हुआ है, तो इधर जाएगी तो ये कहाँ कहाँ जाएगी, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व होते हुए E70 पे, जिसका काम है BP को चार्ज करना, और साथ ही साथ R6 रिले वाल्व पे, और R6 रिले वाल्व का काम है एयर फ्लो इंडिकेटर को ऑपरेट करना, और RGF प्रेशर स्विच भी इसी पाइपलाइन पर लगा हुआ है R6 की डिलीवरी पाइपलाइन पे। और साथ ही साथ यही हवा हमारी जाएगी
8 kg पर cm स्क्वायर के वाल्व से होते हुए व्हील फ्लैंज लुब्रिकेटिंग वाल्व, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन के लिए SR2 हार्मोनिक फिल्टर और SR1 के कॉन्टैक्टर के लिए। तो ये सभी हमारे इस लोको में EP कॉन्टैक्टर हैं, तो इनके कॉक अगर खुले रहने चाहिए तभी ये हमारे काम होंगे। WFL का मतलब होता है व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन। आजकल ये लोकोमोटिव में आइसोलेट कर दिया गया है। इसका काम होता था टर्न आउट पे, जब व्हील का फ्लैंज लोको के पटरी के संपर्क में आता था तो वहाँ ज़्यादा घिसाव होता था, तो उस समय ये लुब्रिकेशन करने का काम करता था। आजकल इसको आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये अनावश्यक रूप से चिकनाई गिराता था, जिसकी वजह से कभी कभी ये व्हील स्लिप का कारण भी बन जाता था। तो आजकल कई लोगों में इसको, ज़्यादातर लोगों में इसको आइसोलेट कर दिया गया है। अब आते हैं हम इधर, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व है। ये 5 kg के प्रेशर पर सेट है। अगर MR1 का प्रेशर 5 kg पर cm स्क्वायर हो जाएगा तो ये डुप्लेक्स चेक वाल्व खुल जाएगा और ये हवा कहाँ जाएगी, ये देखिए MR इक्वलाइजिंग पाइप को भी चार्ज करेगी। साथ ही साथ ये हवा जाएगी फीड वाल्व पे, जो कि 6 kg पर cm स्क्वायर पे सेट होता है। तो ये इसको 6 kg में घटाएगा हवा को, MR1 की हवा को, और 136 नंबर कॉक अगर खुला है तो यह FP पाइपलाइन को भी चार्ज कर देगा। साथ ही साथ यही हवा हमारी एक चोक से होते हुए सेंडर के रिजर्वायर पर जाती है, और यही हवा हमारी कहाँ जाएगी, हॉर्न पर भी, वाइपर्स पे भी, और एंटी स्पिन वाल्व। वर्तमान में सभी लोकोमोटिव में एंटी स्पिन वाल्व को आइसोलेट कर दिया गया है। तो MR1 की हवा का इस्तेमाल, एक तो आप देखिए कि इधर FP को भी चार्ज कर रहा है, MR इक्वलाइजिंग पाइप को भी चार्ज कर रहा है, सेंडर को भी दे रहा है, वाइपर को भी सप्लाई दे रहा है, और हॉर्न भी इसी की सप्लाई से बचते हैं। साथ ही साथ और देखिए इसकी सप्लाई, MR1 की सप्लाई कहाँ जा रही है, NRV जब इसके लिए सीधा हो जाएगा तो ये CPA के बंद होने के बाद ये CPA के पूरे सर्किट को, यानी पेंटो को और BCV को और साथ ही साथ RS टैंक को सप्लाई देता रहेगा। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि ये जो हमारा AR है, इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ है। तो AR की जो सप्लाई है, एक इधर देखिए आप, तो ये 57 नंबर D2 रिले वाल्व पे है। यही आपकी यहाँ पर डबल चेक ब्लेंडेड वाल्व पे सप्लाई जो आपकी MR1 की थी, उसी को ऑपरेट करने के लिए डबल चेक वाल्व से ये BF होते हुए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को जाता है। तो ये भी सप्लाई, DB को भी सप्लाई हमारी AR की ही दी गई है। तो वर्किंग लोको में आप देखिए कि जो AR है वो चार्ज हो रहा है MR1 की सप्लाई से, लेकिन अगर हमारा लोको डेड है तो अगर हमने वर्किंग लोको से डेड लोको को BP एयर हॉस पाइप के द्वारा जोड़ लिया है और डेड लोको में लगे हुए 47 नंबर कॉक को जैसे ही आप खोलेंगे तो ये BP लाइन की हवा के द्वारा यह AR चार्ज होने लगेगा और इसका प्रेशर वर्किंग लोको के BP प्रेशर के बराबर होगा, जिसका काम होता है डेड लोको में कोएक्शन कराना। अब साथियों, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये RGCP1 और RGCP2 क्या है। तो ये CP के प्रेशर स्विच हैं, इनका काम होता है CP को रेगुलेट करना, कंप्रेसर को रेगुलेट करना। तो जो CP1 होता है, इसका काम होता है कि अगर MR प्रेशर लोको में 8 और 10 kg के बीच में है तो यह दोनों CP में से को अल्टरनेट मोड में ऑन कमांड देता है। एक समय में एक कंप्रेसर चलेगा, दूसरे समय में दूसरा कंप्रेसर चलेगा। लेकिन अगर कभी लीकेज के कारण या प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाया, जिसके कारण MR प्रेशर घट करके 7.5 kg पर cm स्क्वायर पे आ जाए, तब RGCP2 दोनों CP को एक साथ ऑन कमांड देता है जब तक कि MR प्रेशर पुनः 10 kg पर cm स्क्वायर ना हो जाए। इसके बाद आप ये तीसरा प्रेशर स्विच देख रहे हैं RGLP। तो ये लो प्रेशर रेगुलेटिंग गवर्नर है। अगर किसी कारण से
एमआर का प्रेशर 6.4 या उससे नीचे आ गया, तब यह प्रेशर स्विच पिकअप होकर के ट्रैक्शन के इंटरलॉक को ओपन कर देता है, जिसके कारण लोको में ट्रैक्टिव फाल्ट आना बंद हो जाता है। ये हमारा एमआर का सेफ्टी वाल्व है, जिसकी सेटिंग है 10.5 kg/cm², जो एमआर प्रेशर को एक्सेस प्रेशर से, एमआर टैंक को एक्सेस प्रेशर से बचाता है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ भी सेफ्टी वाल्व लगे हैं सीपी के HPSS1। इसका जो प्रेशर सेटिंग है वो 11.5 kg/cm² पे है। अगर किसी कारण से एनआरबी चूक हो गया या किसी कारण से इसकी पाइपलाइन में, सीपी की डिलीवरी पाइपलाइन में प्रेशर 11.5 kg या इससे ऊपर हो गया, तब यह ब्लो करना शुरू कर देगा और एक्सेस प्रेशर को वातावरण ब्लो करेगा, जिससे इस डिलीवरी पाइपलाइन की भी सुरक्षा होगी और साथ ही साथ सीपी की भी सुरक्षा होगी। अब इसमें देखिए साथियों कि अनलोडर वाल्व लगे हुए हैं। अब इसको साथियों, अब हम ये देखेंगे कि अगर लोको में सीपी के चलने के बावजूद भी एमआर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है या मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो देखिए साथियों, सीपी चलने के बावजूद भी अगर एमआर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे अनलोडर वाल्व लीकेज कर रहे हैं, जो कि हमारे बीड के द्वारा ऑपरेट होते हैं। बीड जब एनर्जाइज होगा एक बार तो ये ऑपरेट होंगे, बीड जब डी एनर्जाइज होगा तो ये ऑपरेट होते हैं। तो अगर ये अनलोडर वाल्व का काम क्या है कि हमारे सीपी को ऑफलोड स्टार्ट करना, तो दोनों सीपी के लिए अलग अलग लगे हैं। CP1 के लिए ULB1 लगा हुआ है, CP2 के लिए ULB2 लगा हुआ है। दोनों कंट्रोल होते हैं बीड वाल्व के द्वारा। तो जब हमारे सीपी बंद होते हैं तो उस दौरान क्या करता है, ये एनर्जाइज होकर के, बीड जब एनर्जाइज होता है तो क्या करता है, जब सीपी हमारे बंद हैं तो ये जो एनआरबी और सीपी के बीच की जो हवा है, इसको अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब हमारे सीपी दोबारा से चालू हो जाते हैं तो बीड डी एनर्जाइज हो जाता है और ये हवा को निकालना बंद कर देता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट लगातार हवा को निकाल रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये जो अनलोडर वाल्व के कटआउट कॉक है, इन्हें हमें बंद कर देना चाहिए। अगर हमारा अनलोडर वाल्व नंबर 1 ऑपरेट हो रहा है, डायरेक्ट हो गया है, तो हम इसके आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे। अगर 2 नंबर डायरेक्ट हो गया है तो 2 नंबर को आइसोलेट करेंगे। अगर दोनों डायरेक्ट हो गए हैं तो हम एक साथ दोनों को ही आइसोलेट कर देंगे, ताकि एमआर का नुकसान ना हो। दूसरा है हमारे CDC के ऑटो ड्रेन वाल्व या एमआर टैंक नंबर 1 के ऑटो ड्रेन वाल्व, अगर ये भी लगातार ऑपरेट है तो ऐसे में हमें इन्हें डमी कर देना चाहिए। कभी कभी HPSS के सेफ्टी वाल्व, HPSS सेफ्टी वाल्व भी लगातार ऑपरेट होता है, तो ऐसे में हम इन्हें टैप करने का प्रयास करेंगे। टैप करने पर सफलता मिलती है तो गाड़ी काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम DC1 ड्रेन कॉक है, ये MR1 का, ये MR2 का ड्रेन कॉक है। तो अगर ड्रेन कॉक खुले हैं तो उन्हें हम पूर्ण रूप से बंद करेंगे। उसी तरीके से ER का ड्रेन कॉक खुला है तो हम उसे भी बंद करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारा, अगर BP लाइन में BP चार्जिंग हो रहा है 70 से, और अगर हमारा BP एंगल कॉक खुला होगा तो भी हमारा MR प्रेशर ड्रॉप होगा। इसी के साथ साथ MR इक्वलाइजिंग पाइप का कटआउट कॉक खुला होगा तो भी MR प्रेशर ड्रॉप होगा। उसी तरीके से अगर फीड वाल्व पाइप का एंगल कॉक खुला होगा तो भी MR प्रेशर ड्रॉप होगा। साथियों, अगर MR ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो हमें यही देखना है कि लीकेज कहाँ से है, और अगर जहाँ से भी लीकेज है हमें उस लीकेज को बंद करने का प्रयास करना है। अब इसी में कभी ये भी हो सकता है कि एयर ड्रायर से लगातार लीकेज हो, एयर ड्रायर हमारा के ज्वाइंट से लीकेज हो, या उसके पल्स वाल्व से लीकेज हो, या उसके फिल्टर के चोक होने के कारण लीकेज हो गया हो। तो ऐसे केस में हमें एयर ड्रायर को भी बाईपास कर देना है। तो एयर ड्रायर को बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, ये D इन वाला
और डी आउट वाले कॉक को हम बंद कर देंगे और डी ऑफ वाले कॉक को खोल देंगे। आजकल साथियों आप देख रहे हैं कि जो एयर ड्रायर के कॉक हैं इसमें बाईपास करने में बड़ी असुविधा हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको बाईपास करें। तो इसमें डी इन और डी आउट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जब भी खुले होंगे पाइप के पैरेलल होंगे और जब बंद होंगे तो पाइप के लंबवत होंगे। लेकिन जो डी ऑफ कॉक है इसमें आपको किसी किसी लोगों में क्या होगा कि ये पाइप के लंबवत में किसी किसी में बंद मिलता है और किसी किसी में यह पाइप के पैरेलल में बंद मिलता है। तो ऐसे सूरत में हम जब भी एयर ड्रायर को बाईपास करें तो हम क्या करें कि ये इन और आउट को तो हम आसानी से पहचान लेंगे, तो इन्हें हम बंद कर दें और उसके बाद अगर एमआर प्रेशर हमारा बढ़ने लगता है तो इसका मतलब है कि ये पहले से खुला हुआ है। और अगर ये बंद होगा तो क्या होगा, क्या सिम्टम्स मिलेगा आपको, अगर ये बंद होगा तो प्रेशर इधर जाएगा नहीं और जब प्रेशर इधर नहीं जाएगा तो आज ही CP2 को कमांड मिलेगा जब एमआर प्रेशर 7.5 से नीचे है तो। और ऐसे में दोनों CP हमारे कंटिन्यूस चलेंगे। CP इधर चल रहे हैं, इधर प्रेशर आगे जा नहीं रहा है, तो इधर प्रेशर हमारा बिल्डअप होगा, बढ़ेगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो CP के सेफ्टी वाल्व हमारे कंटिन्यूस ब्लो करने लगेंगे। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो आप समझ जाएं कि जो डी ऑफ कॉक है वो अभी बंद है, तो इसकी पोजीशन बदल दें तो यह आसानी से बाईपास हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।